जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरंभ है प्रचंड सीरीज की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडुटेरिया 5000 प्लस क्वेश्चन बुक की सेट नंबर 19 का क्वेश्चन नंबर एक है, किसी क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा यदि मरुस्थल किस क्षेत्र को माना जाएगा तो वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो तो उस क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए विकल्पों में कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो दिए गए विकल्पों में यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है। चंबल यमुना की सहायक है, केन यमुना की सहायक है, बेतवा यमुना की सहायक है, लेकिन घाघरा यमुना की सहायक नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो कौन से दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। इसका आंसर हो जाएगा यांग्याप दर्रा। क्वेश्चन नंबर 4, 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है। तो 90 ईस्ट रीज कहाँ स्थित है, ये स्थित है हिंद महासागर में। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु योजना आयोग ने किस वर्ष सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया था। तो किस वर्ष सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन हुआ था। तो ये गठन हुआ था 2004 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 6 है, सही मिलान करना है। तो क्षेत्र और उत्पादन में मिलान करना है। तो पहला है प्राथमिक क्षेत्र, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा मधुमक्खी पालन। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है जूते का कारखाना। और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सलाहकारी संस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, पश्चिम बंगाल का रानीगंज प्रसिद्ध है। तो पश्चिम बंगाल का रानीगंज किस लिए प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है कोयला क्षेत्र के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। तो कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, ये है फिनलैंड। और सबसे खुशहाल देश कौन सा है, तो फिनलैंड ही है। ठीक है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसमें कितने सदस्य थे, ये आप कमेंट में बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की व्याख्या किस देश के संविधान से ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था जो है वो किस देश के संविधान से ली गई है, वो अमेरिका से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये वर्णित है अनुच्छेद 117 में। क्वेश्चन नंबर 12, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं संविधान के किस भाग में उल्लेखित है। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं संविधान के किस भाग में उल्लेखित है, ये उल्लेखित है भाग 14 में। क्वेश्चन नंबर 13 है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, सशरीर प्रस्तुत होना। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण होगा सशरीर प्रस्तुत होना। दूसरा है परमादेश, परमादेश होता है कि हम आदेश देते हैं, इसका अर्थ होता है। और तीसरा है प्रतिषेध, तो प्रतिषेध होता है अधीनस्थ न्यायालय के लेख। चौथा है अधिकार परीक्षा, यानी किसी अधिकार से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निम्न में से किसके पास होती है। तो किसके पास होती है वास्तविक कार्यपालिका शक्ति, तो ये होती है प्रधानमंत्री के पास। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो कौन सा है, आर्थिक कार्य विभाग। जो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीश की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो न्यायाधीश की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए कम से कम 5। क्वेश्चन नंबर 17 है, औरंगजेब के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है, ये बताना है। तो ऑप्शन पढ़ने पता चल जाएगा। औरंगजेब सभी धर्म को मानता था, ये सही है। इसने गुरु अर्जुन देव को फांसी दिया था, ये गलत है। इसने गुरु अर्जुन देव को फांसी नहीं दिया। तो किसको फांसी दिया था, ये आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। लेकिन ऑप्शन पढ़ लेते हैं, इसने जजिया कर को पुनः लागू किया था, हाँ लागू किया था। ठीक है, तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री डोमिंग पायस किसके शासनकाल में आया था। तो डोमिंग पायस किसके शासनकाल में आया था, ये आया था कृष्णदेव राय के शासनकाल में। मैंने कल ही डिटेल बताया था, उसमें दिया हुआ था कि डोमिंग पायस जो है पुर्तगाली यात्री, वो किसके शासनकाल में आया था, तो कृष्णदेव राय के समय में। एक और पुर्तगाली यात्री आया था, उसका नाम आप बताइए, क्योंकि मैं पिछली ही वीडियो में बताया हूँ कि 2 पुर्तगाली यात्री कृष्णदेव राय शासनकाल में आया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19,
वैदिक सभ्यता में आर्यों की प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा गया है? तो वैदिक सभ्यता में आर्यों की प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा गया है? ये बांटा गया है 5 भागों में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो। लेकिन भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? वो हो जाएगा राखीगढ़ी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, ऋग्वैदिक कालीन नदियों में सदा नीरा किस नदी का प्राचीन नाम है? तो सदा नीरा किस नदी का प्राचीन नाम है, ये बताइए। तो ये नाम है गंडक नदी का। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस स्थान पर साइमन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस द्वारा लाठी चार्ज में घायल हुए थे? तो ये कौन सा स्थान था, ये बताना है। तो यह स्थान था कौन सा? लाहौर। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसे गांधी इरविन समझौते पर महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार कहा था? तो किसने कहा था? ये कहे थे एलन कैंपबेल जॉनसन ने। क्वेश्चन नंबर 25, अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय किसने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने वाला वकालत किया था? तो कौन थे? तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 26, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने किया था? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने किया था? ये किए थे सलीमुल्लाह खान। क्वेश्चन नंबर 27, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट इनमें से किससे मिलकर बना होता है? तो किससे मिलकर बना होता है? जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं वो किससे मिलकर बना होता है? वो बना होता है ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन पढ़ते हैं पता चल जाएगा, जिब्रेलिन है, ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन भी है, यानी एपिनेफ्रिन ये पादप हार्मोन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, सुमेलित करना है। तो हैजा, हैजा किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है हैजा। दूसरा है डेंगू, डेंगू किसके कारण होता है? और डेंगू होता है वायरस के कारण। तीसरा है फील पाँव, तो इसके किसके कारण होता है? ये कृमि के कारण होता है। मलेरिया किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। 4 1 3 2, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, निम्न में से कौन अनुवांशिक रोग है? कौन अनुवांशिक रोग है, ये बताना है। तो हेमोफीलिया है, थैलेसीमिया भी है, सिजोफ्रेनिया भी है, यानी इनमें से सभी जो है अनुवांशिक रोग है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जीव निमेटोडा संघ के अंतर्गत आता है? तो निमेटोडा संघ के अंतर्गत कौन सा जीव आता है, ये बताना है। तो इसमें एस्केटिस, फिलेरिसियस और पिनवर्ग तीनों आता है, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 32, लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं? तो लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं मुख्यतः 2 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? तो कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है ग्लूकोज को। क्वेश्चन नंबर 34, अधिकांश कीट शोषण कैसे करते हैं? तो अधिकांश कीट शोषण करते हैं वातक तंत्र से। किससे? वातक तंत्र से। क्वेश्चन नंबर 35, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो किस परिघटना का परिणाम है? यह है परावर्तन और व्यतिकरण का परिणाम। साबुन जो पतले झाग होते हैं उसमें रंगों का जो चमकता है वो किसका कारण होता है? परावर्तन और व्यतिकरण के कारण। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, तंतु प्रकाश की संचार से संकेत किस रूप में प्रवाहित होती है? तो किस रूप में प्रवाहित होती है? ये प्रवाहित होती है प्रकाश तरंग के रूप में। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, यदि एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाए तो उसका आवर्तकाल ध्रुव पर होगा, तो क्या होगा उसका आवर्तकाल? तो उसका आवर्तकाल न्यूनतम होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से त्वरित होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? तो क्या परिवर्तित होता है? तो इसमें परिवर्तित होता है दिशा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस अक्रिय गैस को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैस के परमाणु के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन विद्यमान है? तो कौन सा अक्रिय गैस है? यह है हीलियम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस निर्माण करता है? तो कौन सा गैस निर्माण करता है? ये निर्माण करता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? किसे चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम, पोटेशियम, कोबाल्ट, यानी कोबाल्ट को नहीं काटा सकता है, यानी सोडियम और पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 43 है,
निम्न में से हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व कौन कौन सा है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन का पूछ रहा है तो हाइड्रोजन का हो जाएगा ट्राइटियम। ठीक है, हाइड्रोजन का ट्राइटियम हो जाएगा। एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या है? एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र है C2H2। एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र C2H2। क्वेश्चन नंबर 45, ब्लैक गांधी निम्न में किसका उपनाम है? ब्लैक गांधी किसे कहते हैं? तो ब्लैक गांधी मार्टिन लूथर किंग। क्वेश्चन नंबर 46, ऑस्कर के लिए नामित प्रथम फिल्म कौन सा है? तो ऑस्कर के लिए नामित प्रथम फिल्म है मदर इंडिया। क्वेश्चन नंबर 47, विश्व शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये क्वेश्चन रहा, कमेंट के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, मंडप और रथ किस शैली के मंदिरों की विशेषता है? मंडप और रथ किस शैली की मंदिरों की विशेषता है मामल शैली की। क्वेश्चन नंबर 49, निपख आंदोलन के प्रणेता थे? निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? दादू दयाल। क्वेश्चन नंबर 50, खेल ही जीवन है का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? खेल ही जीवन है का सिद्धांत जॉन डेवी ने प्रस्तुत किया था। तो ये सेट यहीं समाप्त हो गया, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, सम्राट अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? सम्राट अकबर का राज्याभिषेक हुआ था 14 फरवरी 1556 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? कलानौर में। अकबर का संरक्षण कौन थे? संरक्षक बैरम खान थे। 5 नवंबर 1556 को अकबर एवं हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई, जिसमें अकबर विजयी हुआ। कब हुआ था ये लड़ाई? पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556। सभी को ये 1556 याद रहता है, लेकिन उसका एग्जैक्ट डेट नहीं याद रहता है, इसलिए आप याद कर लीजिए क्या, 5 नवंबर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, 18 जून 1576 को अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी की युद्ध हुआ, जिसमें कौन विजयी रहा? अकबर विजयी रहा। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो मान सिंह ने किया था। अकबर ने जैन धर्म के विद्वान हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। जैन धर्म के विद्वान जो थे हरिविजय सूरी, उसे कौन सी उपाधि दिया गया था? जगत गुरु की उपाधि दी गई थी। जब्ती प्रणाली की शुरुआत अकबर के शासनकाल में हुआ था। मुगल काल में दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। कौन सी व्यवस्था? दहसाल बंदोबस्त की शुरुआत किसने किया था? टोडरमल ने किया था। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू कौन था? बिरबल। अकबर के समय दसवंत, वसावन एवं अब्दुल समद प्रसिद्ध चित्रकार थे। कौन कौन थे? दसवंत, वसावन एवं अब्दुल समद। नेक्स्ट पॉइंट है, इसने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि? कंठाभरण वाणी विलास। ठीक है। इसने अनुवाद विभाग की भी स्थापना की थी। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। यह नागरा यानी नगारा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था। अकबर नगारा जो होता है उसे बजाने में निपुण था। इसके दरबार में नवरत्न रहते थे। इसके शासनकाल प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। इसके शासनकाल में आगरा का लाल किला, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, दीवाने खास, इलाहाबाद का किला एवं लाहौर का किला का निर्माण करवाया था। कौन कौन सी किला? आगरा का लाल किला, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, दीवाने खास, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, ये सब का निर्माण अकबर के शासनकाल में करवाया गया था। इसने अब्दुल समद को सीरी कलम एवं मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जरी कलम की उपाधि दी थी। अब्दुल समद को कौन सी? सीरी कलम एवं मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जरी कलम की उपाधि दी थी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ है महत्वपूर्ण कार्य और किस ईस्वी में किए गए, तो उसके बारे में। दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1562 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब की गई? 1563 ईस्वी में। जजिया कर की समाप्ति कब की गई? 1564 ईस्वी में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 ईस्वी में। इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी में। मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में। दीन इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में। और इलाही संबत की शुरुआत 1583 ईस्वी में। आज का सेट यही समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपका ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।